हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। और इकोनॉमिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है थ्योरी ऑफ सप्लाई इन परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि थ्योरी ऑफ सप्लाई, पूर्ति का सिद्धांत। इस चैप्टर में अभी तक हम कर चुके हैं सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और इसके साथ साथ हमने बात की है कि इंडिविजुअल सप्लाई यानी कि व्यक्तिगत पूर्ति क्या होती है और मार्केट सप्लाई यानी कि बाजार पूर्ति क्या होती है। और हमने बात की सप्लाई कर्व के बारे में और सप्लाई जो शेड्यूल है उसके बारे में। तो ये टॉपिक हम क्या है यहाँ तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर सप्लाई के ऊपर इफेक्ट डालने वाले जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई को प्रभावित कर सकते हैं। इन फैक्टर्स को सप्लाई फंक्शन या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी कहा जाता है, यानी कि पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व। ये ऐसे फैक्टर होते हैं जो क्या है किसी भी प्रोडक्ट की जो पूर्ति है, सप्लाई है, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सप्लाई वो क्वांटिटी है जो किसी भी शॉपकीपर के पास, किसी भी दुकानदार के पास क्या है, या किसी भी विक्रेता के पास क्या है, बिक्री के लिए रखी जाती है, बिक्री के लिए बिल्कुल तैयार है, उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। जो माल उसने स्टोर में रख रखा है उसको सप्लाई नहीं कहा जाएगा। सप्लाई में सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो बिक्री के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। सबसे पहले किसी वस्तु की खुद की जो कीमत है वो क्या है, सप्लाई के ऊपर प्रभाव डालती है। जैसे कि अगर किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी सप्लाई क्या होती है, कम होती है। इसका क्या कारण है कि कीमत कम होने पर विक्रेता उसको क्या है, कम बेचने के लिए तैयार होता है। एग्जाम्पल के तौर वैसे तो सप्लाई के अंदर हम जो कृषि उत्पाद हैं, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं, उनको हम शामिल नहीं करते। तो इसमें मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, वो क्या है, पेन का प्रोडक्शन कर रहा है और पेन का रेट कम हो गया। तो पेन का रेट कम होने पर वो क्या करेगा, उसको बाज़ार में बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर वो पेन बना रहा है और पेन क्या है, उसको 10 रुपये में पड़ रहा है और पेन का रेट जो मार्केट में है वो भी क्या हो गया, 10 रुपये हो गया, तो उसका रेट कम हो गया, तो वो नहीं बेचेगा उसको बाज़ार में, क्योंकि उसको बेचने पर उसको क्या है, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। वो उसको तब बेचेगा बाज़ार में जब उसका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर ही क्या है, उसको बाज़ार में बेचने के लिए क्या है, प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि रेट बढ़ने पर क्या है, अगर वो बेची जाएगी तो उससे क्या है, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कम रेट होने पर अगर उसको बेचा जाएगा तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या है, रेट कम होने पर, कीमत कम होने पर पूर्ति क्या होती है, कम होती है। और कीमत बढ़ने पर जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे पूर्ति बढ़ती जाएगी। यानी कि किसी वस्तु की कीमत में और उसकी पूर्ति यानी कि सप्लाई में क्या होता है, सकारात्मक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है प्राइस ऑफ ऑल अदर गुड्स। ऑल अदर गुड्स कौन से हैं, संबंधित वस्तुएं। संबंधित वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो विक्रेता के द्वारा क्या है, एक वस्तु के साथ क्या है, बेची जाती हैं। जैसे कि कोई विक्रेता क्या है, एक से ज़्यादा वस्तुएं मार्केट में क्या है, बेच रहा है। उसमें से कुछ प्रोडक्ट के रेट जो हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ के क्या है, नहीं बढ़े हैं। तो जिन वस्तुओं के रेट क्या है, बढ़े हैं, उन वस्तुओं को क्या करेगा, वो ज़्यादा पूर्ति करेगा, और जिनके रेट नहीं बढ़े हैं उनकी पूर्ति क्या करेगा, वो कम करेगा। मतलब कि दूसरी वस्तु के रेट बढ़ने पर, जैसे कि एक शॉपकीपर है, वो चाय और कॉफ़ी क्या है, दोनों की बिक्री जो है वो कर रहा है, और चाय के रेट अगर बढ़ जाते हैं तो वो क्या है, चाय की बिक्री को क्या करेगा, बढ़ा देगा। लेकिन क्या है, जो कॉफ़ी है उसकी बिक्री को क्या कर देगा, वो कम कर देगा, उसकी पूर्ति को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। उसके बाद आता है फर्मों की संख्या, नंबर ऑफ फर्म। किसी बाजार के अंदर फर्मों की संख्या जितनी अधिक होगी, जितनी ज़्यादा होगी, उतना क्या होता है, उसकी पूर्ति अधिक होती है। क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ फर्म क्या करेंगी, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगी, उत्पादन ज़्यादा करेंगी, और उत्पादन ज़्यादा होने पर क्या होगा, पूर्ति क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है गोल ऑफ फर्म, यानी कि फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, फर्म के दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक फर्म का ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि लाभ को बढ़ाना, और दूसरा फर्म का ऑब्जेक्टिव जो है वो हो सकता है बिक्री को अधिकतम करना। ये दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। इसमें से अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव ये है कि लाभ को बढ़ाना है, तो फर्म क्या है,
बिक्री को, सेल को नहीं बढ़ाएगी, यानी कि पूर्ति को नहीं बढ़ाएगी। लेकिन अगर क्या है, फर्म का ऑब्जेक्टिव बिक्री को बढ़ाना है, सेल अधिक करना है, तो सेल अधिक तब होगी जब क्या है, सप्लाई अधिक होगी। तो अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव सेल को मैक्सिमाइज करना है, बिक्री को बढ़ाना है, विक्रय को बढ़ाना है, तो वो पूर्ति क्या करेगी, अधिक करेगी। और अगर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ प्रॉफिट अधिक अर्न करना है, तो वो क्या है, उसको सप्लाई को ज़्यादा नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जिन फैक्टर से, जिन संसाधनों से हम उत्पादन कर रहे हैं, उनका रेट भी क्या करता है, पूर्ति को क्या है, प्रभावित करता है। मान लीजिए उत्पादन करने वाले, जो मान लीजिए मैं पेन का उत्पादन कर रहा हूँ, और पेन का उत्पादन करने के लिए जिन संसाधनों की मेरे को ज़रूरत है, अगर वो मेरे को महंगे मिल रहे हैं, तो क्या है, मैं उत्पादन क्या करूँगा, कम करूँगा। और उत्पादन कम होने पर क्या होगा, पूर्ति भी क्या होगी, कम होगी। अगर क्या है, ये संसाधन मेरे को क्या है, सस्ते मिल रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन करने के जो रिसोर्स हैं वो मेरे को सस्ते मिल रहे हैं, तो सस्ते मिलने पर क्या है, मैं प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा होने पर क्या होगा, सप्लाई भी ज़्यादा होगी। उसके बाद अगला हमारे पास पॉइंट आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम पहले किसी पुरानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके प्रोडक्शन कर रहे थे, उसकी वजह से प्रोडक्शन क्या हो रहा था, कम हो रहा था, तो पूर्ति भी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। अब हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी को में सुधार कर दिया, और टेक्नोलॉजी में सुधार करने पर क्या है, हमारा जो उत्पादन है वो क्या हो गया, बढ़ गया। और उत्पादन बढ़ने पर क्या होगा, पूर्ति में भी क्या होगी, सप्लाई में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने पर या टेक्नोलॉजी में चेंज करने पर भी क्या है, सप्लाई के ऊपर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अगर हम ये सोचते हैं कि किसी वस्तु की कीमत फ्यूचर में बढ़ जाएगी, तो आज हम उसकी पूर्ति क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में रेट बढ़ने पर हम उसको बेचने के लिए तैयार होंगे, तब हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आज हम उसको बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आज हमें उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए फ्यूचर में रेट अगर क्या है, बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो, तो आज सप्लाई क्या होती है, कम होती है। और अगर फ्यूचर में रेट कम होने की पॉसिबिलिटी हो, तो आज क्या है, सप्लाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर हम दो चीज़ों को शामिल करते हैं, एक तो टैक्स को शामिल करते हैं, और दूसरा अनुदान यानी कि सब्सिडी को शामिल करते हैं। सब्सिडी क्या है, जो गवर्नमेंट के द्वारा आर्थिक सहायता हमें दी जाती है, उसको हम सब्सिडी कहते हैं। जैसे कि सिलेंडर परचेज करने पर क्या है, गैस सिलेंडर परचेज करने पर हमें क्या है, उसके ऊपर जो सब्सिडी मिलती है, हमें कम पैसे जो भरने पड़ते हैं, कुछ पैसे गवर्नमेंट के द्वारा हमारे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जाते हैं। या फिर एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे किसान है, वो क्या है, एक हार्वेस्टर परचेज कर रहा है, और उस हार्वेस्टर के ऊपर क्या है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। या कोई व्यक्ति क्या है, सोलर प्लांट परचेज कर रहा है, और उसमें क्या है, मान लीजिए 50% गवर्नमेंट सब्सिडी, यानी कि 50% पैसा सरकार दे रही है, तो उसको क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं। सब्सिडी से पैसा गवर्नमेंट से जनता की ओर आता है, और टैक्स से पैसा जनता से गवर्नमेंट की ओर जाता है। यानी कि टैक्स जनता के लिए क्या है, एक एक्सपेंडिचर है, और सब्सिडी उसके लिए फ़ायदा है। तो अगर हम बात करें कि इस गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिया, तो उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसकी पूर्ति क्या होगी, कम होगी। और अगर गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी बढ़ा दी है, तो वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, और उसकी जो पूर्ति जो है, उसके ऊपर क्या है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, उसकी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो टैक्स में वृद्धि होने पर क्या है, पूर्ति क्या होती है, कम होती है। और अनुदान में वृद्धि होने पर क्या होता है, पूर्ति जो है वो क्या है, बढ़ती है। तो ये हमारे टोटल 8 पॉइंट थे, जो किसी भी प्रोडक्ट की जो सप्लाई है उसके ऊपर क्या है, प्रभाव डालते हैं। अब हमारा पॉइंट जो है वो है लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे हमारा लॉ ऑफ डिमांड था, बिल्कुल वैसे ही क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने बात की थी कि अन्य बातें समान रहने पर किसी प्रोडक्ट की कीमत में और उसकी मांग में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, ये किया था। और यहाँ पर उसका बिल्कुल उल्टा है कि पूर्ति का जो नियम है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में और उसकी सप्लाई में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब कि अभी तक हमने टोटल 8 फैक्टर किए थे जो किसी प्रोडक्ट की सप्लाई के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। टोटल 8 फैक्टर थे, उसमें सबसे पहला जो फैक्टर था वो था उसका खुद का कीमत।
तो किसी भी प्रोडक्ट के खुद की कीमत बढ़ने पर क्या होगा, उसकी सप्लाई बढ़ेगी, और खुद की कीमत कम होने पर सप्लाई क्या होगी, कम होगी। बाकी जो 7 फैक्टर हैं वो क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए, उनमें कोई चेंज क्या है, नहीं आना चाहिए। इसी को लॉ ऑफ सप्लाई यानी कि पूर्ति का नियम कहा जाता है। जैसे कि नीचे हमारे पास क्या है, एक्सप्लेनेशन दे रखी है, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, सप्लाई शेड्यूल जो है वो बनाया हुआ है। इसमें हमारे पास एक वस्तु है, उस वस्तु की कीमत हमें दे रखी है, और यहाँ पर उसकी सप्लाई दे रखी है। तो उसकी कीमत कितनी है, 10 रुपये। 10 रुपये जब प्राइस है तो सप्लाई कितनी हो रही है, 100 यूनिट की सप्लाई हो रही है। और अब कीमत जो है वो बढ़ करके कितनी होगी, 11 रुपये होगी, तो सप्लाई बढ़ करके कितनी होगी, 200 रुपये होगी। फिर क्या है, कीमत बढ़ करके 12 होगी, तो ये कितनी होगी, 300 होगी। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सप्लाई जो है वो भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी क्या है, कर सकते हैं। और इस डायग्राम में जो कर्व बनता है उस कर्व को सप्लाई कर्व जो है वो क्या है, कहा जाता है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, जैसे हमने डिमांड कर्व बनाया था बिल्कुल वैसे ही ओ वाई एक्सिस पे हमने क्या है, प्राइस को दिखाना है, ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी सप्लाई को दिखाना है। कीमत कितनी है, पी है, यानी कि ओ पी कीमत होने पर क्या है, क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, ओ एल है। उसके बाद कीमत बढ़ करके कितनी होगी, पी से P1 हो गई है, तो कीमत बढ़ने पर सप्लाई जो है वो कितनी बढ़ गई है, L1 तक हो गई है, यानी कि OL1। ठीक है, तो ये इतना इसमें क्या है, जो बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर हमारा सप्लाई कर्व क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, आपने ध्यान रखना है। पूर्ति वक्र हमेशा क्या है, ऊपर की तरफ इस तरह से जाता है ये, और ऊपर की तरफ जाना ये दिखाता है कि किसी वस्तु की कीमत में और उसकी क्वांटिटी सप्लाई में धनात्मक संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अब हम बात करें कि जो लॉ ऑफ सप्लाई है, पूर्ति का जो नियम है, उसकी क्या क्या मान्यताएं। मान्यताओं का मतलब क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें हमने इसमें मान के चलनी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, कहता है कि प्रोडक्शन के जो फैक्टर है, मान के चलने का मतलब ये है कि हमने अभी जो हमने 8 पॉइंट किए थे कि किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों के टोटल 8 पॉइंट किए थे, उसमें से पहले पॉइंट को छोड़ करके बाकी चीज़ें हमने मान के चलनी है कि वो स्थिर रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि प्रोडक्शन के जो रिसोर्स हैं, ठीक है, उनकी सप्लाई और उनकी कीमत में क्या है, कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा, फर्म का जो गोल्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नंबर ऑफ फर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद अदर प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, और फ्यूचर में वस्तु जो है उसकी कीमत में कम या बढ़ने की संभावना भी क्या है, नहीं होनी चाहिए। तभी क्या है, ये पूर्ति का सिद्धांत जो है वो क्या है, लागू होगा। लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो पूर्ति का नियम लागू होगा, वरना लागू नहीं होगा। अब आता है इसके अपवाद, मतलब कि कहाँ कहाँ कब कब क्या है, पूर्ति का जो नियम है वो क्या है, लागू नहीं होता, लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई लागू नहीं होता। तो एक तो जो नेचुरल गुड्स होते हैं या एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या है, ये लागू नहीं हो सकता। मतलब कि अगर हम बात करें कि गेहूं का कीमत अगर बढ़ने लग जाए तो उसकी सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता, मतलब एक लिमिट तक उसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि गेहूं का उत्पादन होने में क्या है, 5-6 महीने का जो समय है वो लगता है, और गेहूं का कीमत बढ़ने पर क्या है, लगातार अगर उसका रेट बढ़ता जाए तो हम उसकी पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते। उसकी पूर्ति जो है वो सिर्फ उसके स्टॉक तक ही क्या है, बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा ये क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसके ऊपर क्या है, बहुत सारे नेचुरल फैक्टर जो हैं वो क्या है, इफेक्ट डालते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो क्या है, लिमिटेड उनकी सप्लाई होती है, ठीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा की जो वस्तुएं होती हैं, दिखावे की जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उनकी जो कीमत बढ़ने पर क्या है, उनकी जो पूर्ति है वो क्या है, एक लिमिट तक ही क्या है, बढ़ सकती है। अगला पॉइंट आता है नाशवान वस्तुएं, जैसे क्या है, खराब होने वाली जो वस्तुएं होती हैं, जैसे कि सब्जी है, फ्रूट है, या फिर क्या है, मिल्क है, या मिल्क से बने जो प्रोडक्ट हैं, उनका अगर रेट बढ़ जाए तो उनकी सप्लाई क्या है, विक्रेता जो है वो क्या है, नहीं बढ़ाएगा। जैसे कि अगर सेब क्या है, मान लो महंगे हो जाएं, तो ये नहीं है कि मान लो कि ये सेब को बेचने वाला जो विक्रेता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, अपने पास सेब जो है वो खरीद लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे जो प्रोडक्ट, 3 तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं जिनके ऊपर क्या है, पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा, बाकी सभी वस्तुओं पर क्या है, पूर्ति का नियम जो है वो लागू होगा। तो यहाँ तक आपने क्या है, इसको कंप्लीट करना है, और उसके बाद हम अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। तो इसको आपने अच्छे से करना है। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे जो हमने आज पॉइंट किए थे, लॉ ऑफ सप्लाई और इसके जो अपवाद हैं या इसके जो एजम्पशंस हैं,
या इसके जो फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे अच्छे से आपने करने हैं। ओके, थैंक यू सभी का।